हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल जुडिशरी बाय पीडब्ल्यू। मैं अपूर्व शर्मा स्वागत करता हूं जुडिशरी बाय पीडब्ल्यू के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन में हम बीएनएसएस के लेक्चर नंबर 10 पर हैं और लेक्चर नंबर 10 में हम डिस्कशन करने वाले हैं सेक्शन नंबर 19 और सेक्शन नंबर 20 का। लास्ट क्लास में हमने पीपी के बारे में पूरा डिस्कशन किया था और पीपी के बारे में मैंने आपको सारी चीजें डिटेल में समझा भी दी थी कि कैसे पब्लिक प्रोसिक्यूटर पूरी तरीके से अपॉइंट होंगे, उनका क्या काम होगा, वो किसको रिप्रेजेंट करेंगे, कितना एक्सपीरियंस आपको चाहिए होगा और एसपीपी बनने के लिए हमें क्या चीजों को पूरा करना होता है। तो लास्ट क्लास में हमने पीपी तक पूरा पढ़ लिया था, फिर बीच में नेट डिस्कनेक्टिविटी की वजह से हमारी क्लास ऑटोमेटिक बंद हो गई थी, वरना कल ही हमको एपीपी और जो है डायरेक्टोरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन के टॉपिक को भी कंप्लीट करना था। लेकिन आज की इस इंपॉर्टेंट क्लास में मैं आपको जो है एपीपी के बारे में और आपके डायरेक्टोरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन के बारे में सारी चीजें पढ़ाने वाला हूं। तो सबसे पहले मुझे एक बार क्लियर कर देंगे, मेरी वॉइस क्लियर है और बोर्ड क्लियरली विजुअल है, तो सेशन को आपके लिए स्टार्ट किया जाए। ठीक है, चलिए। उससे पहले अगर अभी तक आप मुझसे कनेक्ट नहीं हुए हैं तो कनेक्ट हो सकते हैं अपूर्व सर जुडिशरी वाला जो है इस टेलीग्राम ग्रुप पर। ये इसका स्कैनर है, यहां पर डायरेक्टली मुझसे कनेक्ट करके कोई भी जानकारी ली जा सकती है, कुछ भी पूछा जा सकता है। और डेली बेसिस पर अगर आपको फ्री नोट्स डाउनलोड करने हैं तो बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, आप पीडब्ल्यू का ऐप डाउनलोड कर लीजिए। पीडब्ल्यू के ऐप को जब आप डाउनलोड करेंगे तो वहां पर जाकर के आपको जो है क्या करना है, पीडब्ल्यू के ऐप को आपको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद में आपको जो है वहां पर जुडिशरी सेक्शन में, लॉ सेक्शन में जाके जुडिशरी पर जाना है। वहां पर आपको बीएनएसएस का फ्री बैच दिखाई दे जाएगा, वहां से आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, वहां से आप फ्री बैच डेली बेसिस पर नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जुडिशियल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी स्टेट के एपीओ, एडीए, एपीपी, लॉ ऑफिसर, एआईबी की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए एक जो है जुडिशरी महापैक लेकर आया गया है, जिसमें 30+ लॉ सब्जेक्ट इकट्ठे आपको 30+ जो है लॉ एग्जाम्स केटर किए जाते हैं। आप इस बैच में एनरोल करना चाहते हैं, ये दिया गया नंबर है, इस पर मैसेज करके कोई भी जानकारी इस बैच के बारे में ले सकते हैं। ऐसे ही लीगल वहां पैक की भी जानकारी, सारी डिटेल्स आपको जो है इसी नंबर पर जो है टीम दे देगी, जिसमें आपके सारे स्टेट्स के जुडिशरी, एपीओ, लॉ ऑफिसर, एआईबी और यूजीसी नेट ड्राफ्टिंग सारी चीजें सिखाई जाती हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन को। कल हम पीपी के बारे में सारी डिटेल्स को पढ़ चुके थे और आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन में जो हमारा कवरेज रहेगा वो एपीपी के रिस्पेक्ट में रहेगा। ठीक है, हम एपीपी के बारे में सारी डिटेल्स को कवर करेंगे और एपीपी के बारे में ही आज हम सारी चीजों को पढ़ने वाले हैं। तो एपीपी के बारे में हमको सेक्शन 19 के अंदर सारी चीजें बताई गई हैं। तो एक बार आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि एक बार आप सेक्शन 19 के बारे में सारी चीजों को जान लीजिए। इस बोर्ड को क्या हो गया, एक सेकेंड, जस्ट अ सेक। ठीक है, चलो बेयर एक्ट से ही पढ़ लेते हैं। बोर्ड आज थोड़ा सा काम नहीं कर रहा है, कुछ गड़बड़ आ रही है, इसमें टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई है। ठीक है, एक बार मैं इसको रीस्टार्ट कर देता हूं। चलिए, ठीक है। तो सेक्शन 19 असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर के बारे में हमें बताता है। ठीक है, तो सेक्शन 19 आपको देखने को मिलेगा कि असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर के बारे में आपको दो चीज बताई गई हैं। ठीक है, किसी भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर या उससे नीचे के कोर्ट्स पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर या फिर उससे नीचे के कोर्ट्स पर अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो क्या कर सकती है, राज्य सरकार। ठीक है, सेक्शन 19 के अकॉर्डिंग कोई भी स्टेट गवर्नमेंट अपने लिए एपीपी को अपॉइंट कर सकती है। ठीक है, इसके साथ साथ अगर सेंट्रल गवर्नमेंट्स को ऐसा लगता है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल से नीचे की कोर्ट्स में उनको जरूरत है पीपी के अलावा और भी वकीलों की, तो ऐसे केसेस में क्या होगा, वो भी अपने एपीपी को पूरी तरीके से अपॉइंट कर पाएंगे। सेक्शन 19 क्लॉज जो है 1 इसके बारे में बात करता है, क्लॉज 2 इसके बारे में आपसे यहां पर बात करता है। ठीक है, चलिए एक बार बेयर एक्ट को जल्दी से खोल लीजिए, क्या कहता है, द स्टेट गवर्नमेंट शैल अपॉइंट इन एवरी डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, एक स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर क्या कर सकती है, शैल मतलब राज्य सरकार को अपॉइंट करना मैंडेटरी है, उनको ऐसा करना ही करना पड़ेगा। ठीक है, इन एवरी डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, वन और मोर असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर फॉर कंडक्टिंग द प्रोसिक्यूशन इन द कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट। तो यहां पर क्या बोला, यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि राज्य सरकार चाहे तो अपने हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक एपीपी या फिर एक से अधिक एपीपी को जो है क्या है, क्या कर सकती है, अपॉइंट कर सकती है। और ये एपीपी लोग जो है काम क्या करेंगे, तो यहां पर आपको सिंपल लैंग्वेज में बताया गया है कि ये एपीपी पूरी तरीके से आपके जो है कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट्स होंगे, जो भी आपके जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के कोर्ट्स होंगे, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास के कोर्ट्स होंगे, वो सारे कोर्ट्स को पूरी तरीके से क्या करेंगे, पूरी तरीके से आपके यहां पर जो है रिप्रेजेंट करने वाले हैं। ठीक, क्या मेरी क्लास स्टक हो गई है?
मेरी वॉइस क्लियर है? एक बार सारे लोग कंफर्म करेंगे। एक बच्चा लिख रहा है क्लास स्टक हो गई है। क्या दिक्कत आ रही है? मेरी तरफ से स्टूडेंट सब कुछ सही चल रहा है, ठीक है, मेरी तरफ से सब कुछ सही चल रहा है, ठीक है। तो यहां पर मेरी तरफ से क्लास में कोई दिक्कत है क्या? आवाज में कोई दिक्कत, बोर्ड में कोई दिक्कत? बोर्ड आज थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा है, पर कोई नहीं, हम इसका सॉल्यूशन निकाल लेंगे, हम इसका सॉल्यूशन निकाल लेंगे, ठीक है। ये थोड़ा सा हैंग कर रहा है आज, पता नहीं इसमें क्या हो रहा है, ठीक है। तो यहां पर पहला पॉइंट बताया, पहला पॉइंट आपको यह बताया गया। दूसरा क्लॉज क्या कहता है? द सेंट्रल गवर्नमेंट में अपॉइंट वन और मोर असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट भी चाहती है तो वो भी असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स को अपॉइंट कर सकती है फॉर द पर्पज ऑफ कंडक्टिंग एनी केस और द क्लासेस ऑफ केस इनटू द कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, ठीक है। कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के अंदर ऐसा किया जा सकता है। बस आपको मुझे थोड़ा सा टाइम देना होगा। चलिए, जब तक मैं आपको नोट्स वगैरह के बारे में बता देता हूं, ठीक है। कुछ गड़बड़ हो रही है बोर्ड में, हम इसको रीस्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो नोट्स के बारे में जितने भी स्टूडेंट ने अब तक के लेक्चर किए हैं, लेक्चर 8 तक के आपके नोट्स जो है आपके अपलोड किए जा चुके हैं। आप में से जितने भी स्टूडेंट डेली बेसिस पर इन फ्री क्लासेस को ले रहे हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है वो पीडब्ल्यू के ऐप पर जाएं और ऐप पर जाकर के डेली बेसिस पर होने वाले इन क्लास के नोट्स को ले लें। कल की पीडीएफ और आज के जो भी नोट्स होंगे वो आपको इस क्लास के बाद 8 बजे तक, आज शाम 8 बजे तक क्या कर दिए जाएंगे, अपलोड कर दिए जाएंगे। कल और परसों आपकी क्लास नहीं होगी तो आपको इस टाइम का यूटिलाइज करना है। जितना भी अभी तक हमने पढ़ा है उसको रिवाइज कर लेना नोट्स को, और अगर आपके पास इसके एमसीक्यूज हैं तो यहां तक के सेक्शंस के एमसीक्यूज को भी आप पूरी तरीके से लगाना लेना, ठीक है। मंडे को मैं आपके सेक्शन नंबर 20 तक के सारे एमसीक्यू नोट्स भी पूरी तरीके से, एमसीक्यू क्वेश्चंस भी पूरी तरीके से अपलोड करा दूंगा, ठीक है। क्लियर है इतनी बात? समझ आ गया सभी को? ठीक। नोट्स कहां मिलते हैं? पीडब्ल्यू के ऐप पर जाइए, उसमें लॉ सेगमेंट है, लॉ सेगमेंट में जुडिशरी सर्च करना है, जुडिशरी सर्च करके मास्टर क्लासेस, फ्री मास्टर क्लासेस बाय अपूर शर्मा, बीएनएसएस फ्री मास्टर क्लासेस सर्च कर लेना, वहां पर आपको मेरे सारे नोट्स मिल जाएंगे, ठीक। चलिए, तो पहले क्लॉज ने कहा कि स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स के कोर्ट्स में रिप्रेजेंटेशन करने के लिए, जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स के कोर्ट्स में रिप्रेजेंटेशन करने के लिए किसी भी व्यक्ति को असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर नियुक्त कर सकती है। ऐसे ही यहां पर आपको दूसरी बात बताई गई कि अगर आप चाहते हैं कि आपका जो सेंट्रल गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेशन करने के लिए जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स के कोर्ट्स में किसी भी जो है असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर की रिक्वायरमेंट हो रही है तो सेंट्रल गवर्नमेंट उनको क्या कर सकती है? अपॉइंट कर सकती है। अब तीसरा क्लॉज डियर स्टूडेंट्स यहां पर आपसे कहता है, थर्ड क्लॉज यहां पर आपको बता रहा है कि अगर ऐसा कोई सिनेरियो हो जहां पर डिस्ट्रिक्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के कोर्ट्स में या जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास के कोर्ट्स में अगर कोई भी यहां पर क्या नहीं है, आपको देखने को मिलेगा कि कोई भी किसी भी केस में कोई पीपी और एपीपी अवेलेबल नहीं है, तो उस सिनेरियो में क्या किया जाएगा? तो उस सिनेरियो का जवाब आपको देता है बीएनएसएस का जो है, बीएनएसएस का सेक्शन नंबर 19 का क्लॉज नंबर जो है 3, ठीक है। बीएनएसएस का क्लॉज नंबर 19 का ये क्लॉज 3 आपको इसका पूरी तरीके से आंसर करता है, ठीक है। चलिए, तो क्लॉज 3 को एक बार वेयर एक्ट में खोल लेंगे सभी स्टूडेंट्स। प्लीज ओपन क्लॉज 3 इन योर वेयर एक्ट। बस 1 सेकंड का काम और रह गया। मंडे को मैं आपको पावर ऑफ कोर्ट्स पढ़ाऊंगा। चलो, ठीक है। क्लॉज 3 क्या कहता है? विदाउट एनी विदाउट प्रोजेरेस टू द प्रोविजन कंटेन इन सबसेक्शन 1 एंड 2। मतलब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि सबसेक्शन 1 और 2 के अंदर जितने भी प्रोविजंस दिए गए हैं, सर हिंदी में भी एमसीक्यू अपलोड करोगे? हाँ, हिंदी वालों के लिए भी कर दूंगा, ठीक है। तो यहां पर क्लॉज 3 ने क्या कहा? ठीक है, क्लॉज 3 ने आपका कहा without prejudice to the provision contained in subsection 1 and subsection 2 where no assistant public prosecutor is available for the purpose of any particular case। ठीक है, एक पर्टिकुलर केस है, उस पर्टिकुलर केस के लिए क्लॉज 1 और क्लॉज 2 के अकॉर्डिंग कोई भी आपका एपीपी अपॉइंट किया ही नहीं गया है,
ठीक है, अवेलेबल ही नहीं है, तो फिर क्या होगा, द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मे अपॉइंट एनी अदर पर्सन एज द असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर इन चार्ज ऑफ द केस आफ्टर गिविंग नोटिस ऑफ 14 डेज टू द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, सिंपल भाषा में अगर इसको मैं समझाऊं तो ये कहता है कि मान लो आपका कोई भी व्यक्ति है, ठीक है, कोई भी पर्सन है, सिंपल भाषा में ये आपसे कहता है कि कोई भी पर्सन है, ठीक है, उसका केस चल रहा है, तो स्टेट गवर्नमेंट रिप्रेजेंट कर रही है विक्टिम को। ठीक है, अगर ऐसे केसेस में कोई भी एपीपी अवेलेबल नहीं है, कोई भी एपीपी अवेलेबल नहीं है, तो विक्टिम का रिप्रेजेंटेशन तो कोई कर नहीं पाएगा। तो इस केस में अब आपके किसकी, डीएम की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस केस के लिए वो किसी भी पर्सन को, ठीक है, जो कि एडवोकेट होना चाहिए, ऑफ कोर्स सी बात है कि एडवोकेट तो होना ही चाहिए, ठीक है, तो यहां पर डीएम उस केस के लिए किसी भी व्यक्ति को क्या कर सकते हैं, एपीपी अपॉइंट कर सकते हैं, उस केस के लिए एपीपी अपॉइंट करेंगे। इसके लिए इन्हें 14 डेज का नोटिस देना होगा, किसको, स्टेट गवर्नमेंट को। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है। कितने दिन का नोटिस दिया जाएगा, तो यहां पर आपका साफ साफ लिखा है 14 डेज, ठीक है, टू द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, अब इसका एक प्रोवाइजो बनाया गया है, ये प्रोवाइजो कहता है प्रोवाइडेड दैट नो पुलिस ऑफिसर शैल बी एलिजिबल टू अपॉइंट एज एन असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर इफ ही इज, ठीक है, कि अगर डीएम को किसी भी केस में एपीपी को अपॉइंट करना भी पड़ रहा है, तो ऐसे केसेस में वो किसी पुलिस ऑफिसर को अपॉइंट नहीं कर सकते एपीपी, जो कि इस प्रोवाइजो में बताया गया है। सबसे पहले क्या कहता है, he has taken any part in the investigation into the offense with respect to which the accused is being prosecuted। ठीक है, कि वो जो है he has taken any part in the investigation, वो पुलिस ऑफिसर जो उस केस के अंदर एज अ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर काम कर रहा था, या इन्वेस्टिगेशन के दौरान उसने कोई भी जो है वहां पर पार्टिसिपेशन किया था। तो ऐसे केसेस में अब आपको देखने को मिलेगा कि ऐसे केसेस में वो पूरी तरीके से जो है एपीपी अपॉइंट नहीं किया जा सकता डीएम के द्वारा। दूसरा, इज बिलो द रैंक ऑफ इंस्पेक्टर, मतलब अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो कि इंस्पेक्टर है या फिर इससे अपर जो है अपर लेवल का पर्सन है, ठीक है, अपर लेवल का पर्सन है, तो डीएम के द्वारा जब कोई भी एपीपी अवेलेबल नहीं होगा, तब आपको देखने को मिलेगा कि डीएम क्या कहेंगे कि डीएम किसी भी इंस्पेक्टर को या उससे ऊपर के अधिकारी को भी अपॉइंट कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको यहां पर बताया गया। लेकिन जिस भी व्यक्ति ने एज अ पुलिस ऑफिसर किसी भी इन्वेस्टिगेशन में कोई भी रोल प्ले किया है, उसको यहां पर अपॉइंट नहीं किया जाएगा, उसको यहां पर अपॉइंट नहीं किया जाएगा। क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका डायरेक्टोरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन। अब डायरेक्टोरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन क्या होता है, इस पे एग्जाम में क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेते हैं। ठीक है, डायरेक्टोरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन एक ऐसी बॉडी बनाई जाएगी स्टेट के अंदर और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, जिसमें जितने भी पीपी एपीपी काम कर रहे हैं वो इनके कंट्रोल में काम करेंगे और इनकी निगरानी जो है आपकी डायरेक्टोरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन रखेगा। मतलब जितने भी एक राज्य के अंदर किसी भी लेवल पर काम करने वाले अधिवक्ता हैं, चाहे वो पीपी हो या फिर एपीपी हो, उनकी जो है देखरेख के लिए कि कौन किस कोर्ट में काम कर रहा है, किसका मैटर कहां पर पहुंचा है, कौन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो इन सब चीजों को करने के लिए आपको देखने को मिलेगा डायरेक्टोरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन का गठन किया जाएगा। तो कौन बनाएगा, द स्टेट गवर्नमेंट में एस्टेब्लिश। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट बना सकती है, एस्टेब्लिश कर सकती है डायरेक्टोरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन इन द स्टेट consisting the directorate of prosecution and as many deputy director of the prosecution as he thinks fit। तो यहां पर क्या बोला कि डायरेक्टोरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन एक स्टेट में बॉडी बनाई जाएगी, उसमें जो आपके इसके जो हेड होंगे, इस बॉडी के जो हेड होंगे उसको हम डायरेक्टोरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन बोलेंगे, और इसके अंदर वो जितने भी चाहें उतने क्या कर सकते हैं, डिप्टी डायरेक्टोरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन को अपॉइंट कर सकते हैं। कर कौन रहा है, ये बात याद रखिएगा, स्टेट गवर्नमेंट इस काम को कर रही है। क्लियर है। दूसरा पॉइंट कहता है, ठीक है, अ डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टोरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन इज इन एवरी डिस्ट्रिक्ट कंसिस्ट ऑफ मेनी डिप्यूटी एंड द असिस्टेंट डायरेक्टोरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन। अब ये बॉडी दो जगह बनाई जा रही है। ठीक है, ये जो बॉडी गठित की जा रही है बेटा, वो दो जगह की जा रही है। सबसे पहला पॉइंट सुनिए, सबसे पहले ये आपकी स्टेट लेवल पर है, स्टेट लेवल पर डायरेक्टोरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन इसको बोला गया है। ठीक है,
और डायरेक्टोरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन के साथ डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन इसके हेड होंगे। इनके साथ साथ डिप्टी डायरेक्टोरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन भी अपॉइंट हो सकते हैं, जितने समझे जाएं। अब इसके बाद स्टेट्स को जब हम इस डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बांटेंगे, ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट में भी एक क्या बनाया जाएगा, डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टोरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन बनाया जाएगा, जिसमें आपके असिस्टेंट और डिप्टी डायरेक्टोरेट ऑफ प्रोसिक्यूशंस को अपॉइंट करके रखा जाएगा। ठीक है, तो ये आपके दोनों पॉइंट मैंने बता दिए कि स्टेट लेवल पर भी बनेगी और स्टेट गवर्नमेंट चाहे मे वर्ड है तो वो क्या कर सकती है, वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी इनको अपॉइंट कर सकती है। ठीक है, सेकंड क्लॉज कहता है कि कौन पर्सन एलिजिबल होंगे डायरेक्टोरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन में जाने के लिए। तो एलिजिबिलिटी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। क्या कहता है, अ पर्सन शैल बी एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड, ठीक है, एज द डायरेक्टोरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन और अ डिप्टी डायरेक्टोरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन। ठीक है, कि वो पर्सन एलिजिबल हो सकते हैं डायरेक्टोरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन के लिए, डिप्टी डायरेक्टोरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन के लिए, इफ ही हैज बीन इन दी प्रैक्टिसिंग एज एन एडवोकेट नॉट लेस देन 15 ईयर। इसको लिख लीजिए। ठीक है, कि अगर यहां पर ये क्वेश्चन आ जाए कि डायरेक्टोरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन, ठीक है, बनने के लिए कितने ईयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए, कि आप 15 साल से ज्यादा क्या कर रखे हो, एज अ एडवोकेट प्रैक्टिस कर रहे हो क्रिमिनल साइड में, तो आपको क्या किया जा सकता है, डायरेक्टोरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन अपॉइंट किया जा सकता है। दूसरा इसमें बताया गया कि और ही हैज बीन सेशन जज, या फिर वो व्यक्ति क्या होना चाहिए आपका, डायरेक्टोरेट प्रोसिक्यूशन ये बन सकते हैं, या फिर कोई भी सेशन जज। ठीक है, सेशन जज, इनमें से 15 साल का एक्सपीरियंस रखने वाला एडवोकेट या फिर कोई भी सेशन जज क्या बन सकता है, डायरेक्टोरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन बन सकता है। ठीक है, डायरेक्टोरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन बन सकता है। अभी इस पूरे सेक्शन में इनके वर्क वगैरह सब बता दिए कि ये क्या क्या करेंगे और कैसे करेंगे। अभी तो एस्टेब्लिशमेंट कर रहे हैं और अपॉइंटमेंट कर रहे हैं, आगे चलोगे तो सारी चीज बताइए। ठीक है, अब ये तो बात क्लियर हो गई यहां पर। अब बी पॉइंट इसका क्या कहता है, एनी असिस्टेंट डायरेक्टोरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन इफ ही हैज बीन इन दी प्रैक्टिसिंग एज एन एडवोकेट नॉट लेस देन 7 ईयर और हैज बीन अ मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास। ठीक है, किसकी क्वालिफिकेशन बता दी, कि अगर कोई भी असिस्टेंट डायरेक्टोरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन बन रहा है, ठीक है, तो ये क्या होना चाहिए, 7 साल से ज्यादा का एज अ एडवोकेट प्रैक्टिसिंग एक्सपीरियंस रखना चाहिए, प्लस इसके साथ, ठीक है, प्लस इसके साथ अगर ये 7 साल वाली कंडीशन फुल कर रहा है, सो गुड सो वेल, या फिर कोई भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट, तो वो क्या हो सकता है, वो आपका जो है यहां पर डायरेक्टली अपॉइंट हो सकता है। ठीक है, डायरेक्टली अपॉइंट हो सकता है असिस्टेंट डायरेक्टोरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन। क्लियर है इतनी बात। नाउ कम टू दी क्लॉज 3। ठीक है, द डायरेक्टोरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन शैल बी हेडेड बाय द डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन। ठीक है, तो जो डायरेक्टोरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन होगी उसको हेड कौन करेंगे, उसके जो चेयरपर्सन होंगे वो डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन होंगे, मतलब 15 साल से ज्यादा वाला एडवोकेट या फिर सेशन जज जिनको भी अपॉइंट किया गया है। ठीक है, ठीक है, सेशन जज का कोई क्राइटेरिया नहीं है कि वो सेशन जज जो है क्या कहते हैं कितने साल बाद होगा, यहां पर साफ लिखा है कि सेशन जज होना चाहिए। आप 3 साल सेशन जज रहे, 2 साल रहे, आपको अपॉइंट किया जा सकता है। एडवोकेट के लिए 15 साल का एक्सपीरियंस है। ठीक है, ऐसे ही 7 साल वाली बात में आपको देखने को मिलेगा कि 7 साल एडवोकेट असिस्टेंट डायरेक्टोरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन के लिए, और जुडिशियल मजिस्ट्रेट कितने साल का भी हो उसको अपॉइंट किया सकता है। इनके लिए, जजों के लिए कोई एक्सपीरियंस यहां पर रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है, फिर इसके बाद यहां पर क्या कह रहा है कि ये जो डायरेक्टोरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन है उसके हेड कौन होंगे, डायरेक्टोरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन होंगे। ठीक है, हु शैल फंक्शन अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द होम डिपार्टमेंट इन द स्टेट। और ये किसके अंडर काम, डायरेक्टोरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन किसके अंडर काम करने वाला है, डायरेक्टोरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन आपका होम डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट जो होगा उसका जो है उसके अंडर, उसके डोमेन में काम करने वाला है। ठीक है, तो यहां पर हेड कौन होगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब आगे कहता है क्लॉज नंबर 4, एवरी डिप्टी डायरेक्टोरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन और असिस्टेंट डायरेक्टोरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन शैल बी सबऑर्डिनेट टू द डायरेक्टोरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन एंड every assistant directorate of prosecution shall be subordinate to the deputy directorate of prosecution। ठीक है, अब इसका चार्ट बनाएंगे। क्या कह रहा है, एवरी डिप्टी डायरेक्टोरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन और असिस्टेंट डायरेक्टोरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन शैल बी सबऑर्डिनेट टू द डायरेक्टोरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन। ठीक है, कि सबसे पहले कौन होगा, डायरेक्टोरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन होंगे, उनके अंदर कौन आएगा, असिस्टेंट डायरेक्टोरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन,
और डिप्टी डायरेक्टोरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन। ठीक है, ये दोनों आ गए। अब आगे क्या लिखा है कि एंड एवरी असिस्टेंट डायरेक्टोरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन शैल बी सबऑर्डिनेट टू द डिप्टी डायरेक्टोरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन। ठीक है, तो ये इस तरीके से चार्ट बनेगा यहां पर कि जो आपके डायरेक्टोरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन है वो आपके सबसे बड़े हेड हैं, उसके अंदर डिप्टी, ठीक है, डिप्टी डायरेक्टोरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन आएंगे, फिर उसके बाद असिस्टेंट डायरेक्टोरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन आएंगे। ठीक है, दिस इज द हायरार्की जो आपको क्लॉज 4 ने बताई है। ठीक है, दिस इज द हायरार्की जो आपको क्लॉज 4 ने बताई। ठीक है, क्लियर है। नाउ कम टू दी क्लॉज नंबर 5। क्लॉज 5 कहता है एवरी पब्लिक प्रोसिक्यूटर, एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर एंड स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट अंडर सबसेक्शन 1 सबसेक्शन 8 ऑफ सेक्शन नंबर 18 टू कंडक्ट केसेस इन द हाई कोर्ट शैल बी सबऑर्डिनेट टू द डायरेक्टोरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन। के पूरे सेक्शन 18 के अकॉर्डिंग कोई भी पीपी अपॉइंट किया गया हो, कोई भी एपीपी अपॉइंट किया गया हो, ठीक है, कोई भी पीपी, कोई भी एपीपी या फिर कोई भी स्पेशल प्रोसिक्यूटर जिसको 10 साल का एक्सपीरियंस था, हमने पढ़ा था, ठीक है, कल। ठीक है, तो ये तीनों किसके सबऑर्डिनेट माने जाएंगे? ठीक है, ठीक है, वो तीनों के तीनों आपके सबऑर्डिनेट माने जाएंगे डायरेक्टोरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन के। किसके? डायरेक्टोरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन के सबऑर्डिनेट माने जाएंगे। क्लियर है इतनी बात? नाउ कम टू दी सिक्स्थ क्लॉज। सिक्स्थ क्लॉज क्या कहता है? Every public prosecutor, additional public prosecutor and special public prosecutor appointed by the state government under subsection 3 and subsection 8 of section number 18। ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट वालों की बात हो गई जो अपॉइंट किए गए थे स्टेट में। अब कह रहा है स्टेट गवर्नमेंट की बात। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट आपके सेक्शन 3 और सेक्शन 8 में जितने भी एपीपी, बीपी और एसपीपी को अपॉइंट करेगी टू कंडक्ट द केस इन द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट and every assistant public prosecutor appointed under subsection 1 of section 19 shall be subordinate to the deputy directorate of prosecution और assistant directorate of prosecution। एक बार इस चार्ट को देखो, यहां पर क्या कहा कि जितने भी पीपी अपॉइंट होंगे, एपीपी अपॉइंट होंगे और एसपीपी अपॉइंट होंगे, ठीक है, जो कि हाई कोर्ट के केसेस, किसके केसेस लड़ेंगे? हाई कोर्ट में केसेस को कंडक्ट करेंगे। ठीक है, हाई कोर्ट में केसेस को कंडक्ट करेंगे, वो सब डिप्टी डायरेक्टोरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन के सब ऑर्डिनेट माने जाएंगे। ठीक है, ये यहां पर क्लॉज 5 ने बताया। क्लॉज 6 ने क्या कहा? क्लॉज 6 ने कहा कि असिस्टेंट डायरेक्टोरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन के अंदर कौन लोग आएंगे? वो लोग जो कि पीपी या एपीपी या एसपीपी अपॉइंट किए गए हैं। लेकिन ये कौन से केसेस को देख रहे हैं? ये हाई कोर्ट के केसेस को नहीं देख रहे हैं, ये देख रहे हैं आपके जुडिशियल मजिस्ट्रेट के केसेस को। जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने कंडक्ट किए जाने वाले जो केसेस है। क्या वो वॉइस नहीं आ रही क्या? हाँ जी यार, बीच बीच में ना डरा देते हो तुम लोग। अब कमेंट डिलीट कर लिया, अभी लिखा था कि वॉइस नहीं आ रही। तो यहां पर एक कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, समझो कि डिप्टी डायरेक्टोरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन के अंदर वो सारे पीपी, एपीपी और एसपीपी आएंगे जो कि हाई कोर्ट्स में गवर्नमेंट्स का रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। असिस्टेंट डायरेक्टोरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन के अंदर वो पीपी, एपीपी और एसपीपी आएंगे जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स की कोर्ट्स के लिए अपॉइंट किए गए, जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट की जो है किसके लिए? जुडिशियल मजिस्ट्रेट के लिए अपॉइंट किए गए हैं। ये बताया क्लॉज नंबर 6 ने। ठीक है, now come to the clause number 7। the power and the function of directorate of prosecution shall be to monitor cases in which the offense are punishable for 10 years or more or within the life imprisonment or with death to expedient the proceedings and to give the opinion of filing appeal। ठीक है, अब डायरेक्टोरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन कौन से केसेस को मॉनिटर करेगा? ठीक है, डायरेक्टोरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन ये बना लिया, ये हम 1 से लेके 6 तक बना चुके हैं, ये क्लॉज 6 था। अब जो बच्चा मुझसे पूछ रहा था कि ये क्या क्या काम करेंगे, तो डायरेक्टोरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन क्या काम करेगा, ध्यान से सुनना। ठीक है, ऐसे केसेस जिसमें पनिशमेंट फॉर 10 इयर्स और मोर है, मतलब 10 साल से ज्यादा है, 10 इयर्स टू डेथ पेनल्टी, 10 साल से लेकर ऐसे पूरे स्टेट के ऐसे मैटर्स
जहां पर 10 साल से ज्यादा की सजा है और डेथ पेनल्टी तक की सजा दी जा सकती है। तो ऐसे सारे केसेस में काम करने वाले पीपी, एपीपी और एसपीपी या फिर आपके डिप्टी डायरेक्टोरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन या असिस्टेंट डायरेक्टोरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन को मॉनिटर करेगा कि कौन सा केस कहां पहुंचा, किस पीपी ने अच्छा काम किया, किसने सही काम नहीं किया, कौन सा स्टेट जीत रहा है। अगर स्टेट किसी केस में हार चुका है जहां पर 10 साल से कम की सजा है, वो 10 साल से ज्यादा की सजा है, तो ऐसे केसेस में क्या हमें उसमें अपील में जाना है या नहीं। तो इन सब की निगरानी कौन रखेगा? डायरेक्टोरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन रखेगा। ठीक है, डायरेक्टोरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन विभाग है, डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन उसका चेयरपर्सन है जो इसको रखेगा। ठीक है, चेयरपर्सन उसका रखेगा। ठीक है, आगे क्या कहता है? आगे क्या कहता है? क्लॉज नंबर 8। ठीक है, क्लॉज क्या कहता है कि जो डिप्टी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन है, डिप्टी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन है, शैल बी टू एग्जामिन एंड स्क्रूटनाइज द पुलिस रिपोर्ट्स and monitor the cases in which the offense are punishable for 7 years or more but less than 10 years for ensuring their expeditious disposal। ठीक है, तो यहां पर क्या कह दिया? डिप्टी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन पर आइए, वो क्या करेगा? डिप्टी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन, यहां पर मैं दूसरे पेन से लिख देता हूं, इसका काम है, ये क्या करेगा कि जितनी भी पुलिस रिपोर्ट्स हैं उन पर निगरानी रखेगा। ठीक है, सेकंड बता दिया आपको, सेकंड बता दिया कि ऐसे सारे केसेस जो के पनिशेबल फॉर 7 इयर्स और मोर बट लेस देन 10 ईयर, मतलब यहां पर ये किसकी निगरानी रखेंगे? ऐसे ऑफेंसेस जिनमें मोर देन 7 इयर्स की सजा है और अप टू 10 इयर्स तक की पनिशमेंट है। ऐसे केसेस की निगरानी या ऐसे केसेस को लड़ने वाले, ऐसे केसेस को लड़ने वाले जितने भी पीपी, एपीपी या फिर एसपीपी हैं, उनकी सारी लेखा जोखा ब्यौरा आपका डिप्टी डायरेक्टोरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन रखने वाला है। इतनी बात क्लियर हुई? देखो ये छोटी छोटी टेक्निकल पॉइंट्स हैं लेकिन आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नाउ कम टू दी क्लॉज नंबर 9। क्या कहता है? द फंक्शंस ऑफ असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन शैल be to monitor the cases in which the offenses are punishable for less than 7 year। ये किसके काम करेंगे बेटा? जो आपके असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन होंगे। ठीक है, ये किसका काम करेंगे? ये आपको देखने को मिलेगा, साफ बताया गया, ऐसे सारे केसेस की निगरानी रखेंगे जिसमें लेस देन 7 ईयर्स की पनिशमेंट, अप टू और लेस देन। ठीक है, तो 0 से लेकर के 7 साल तक के जितने भी एक राज्य में केस चल रहे होंगे, जितने भी एक राज्य में केस चल रहे होंगे, उनके सारे एडवोकेट्स की जो भी निगरानी होगी वो असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन रखने वाले हैं। क्या ये क्लियर हुआ? इस चार्ट को बना लो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चार्ट है, पूरा सेक्शन जो है आपके 9 तक, सब सेक्शन 9 तक। ठीक है, अब इसका नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सबसेक्शन 8, 9 और 10, जो भी आपने अभी सेक्शन सब सेक्शन 7 में पढ़ा, 8 में पढ़ा और 9 में पढ़ा, ठीक है, वो उन बातों को ध्यान में रखते हुए आगे कह रहा है द डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन शैल हैव द पावर टू डील विद एंड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल प्रोसीडिंग अंडर दिस संहिता। मतलब जो पीपी वगैरह वहां पर काम कर रहे होंगे वो तो ठीक ही है, लेकिन इसके बाद जितनी भी हमारी जो है क्या है, हमारे केसेस हैं, उन सब की जिम्मेदारी इन्हीं जो है तीनों लोगों की होगी। बीएनएसएस के अकॉर्डिंग जितने भी ये हैं क्रिमिनल केसेस स्टेट में होंगे तो सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इन लोगों की होने वाली। क्लियर है? क्लियर। चलो नेक्स्ट सेकंड लास्ट क्लॉज पर आते हैं। The other powers and the function of director of prosecution, deputy director of prosecution and assistant director of prosecution and the area for which each of the deputy director of prosecution or assistant director of prosecution has been appointed shall be such as the state government may by notification स्पेसिफाई। ठीक है, अब इनके कौन कौन से एरिया होंगे, कौन सा डिप्टी डायरेक्टर किन डिस्ट्रिक्ट्स का होगा, कौन सा असिस्टेंट डायरेक्टर किन सब डिविजन्स का होगा, ये ठीक है, इन सब के एरियाज को डिटरमाइन कौन करेगा? राज्य सरकार करेगी, स्टेट गवर्नमेंट करेगी और इनको नोटिफाई करेगी कि आप इस एरिया के पीपीज का कंट्रोल यहां पर रखने वाले। क्लियर है इतनी बात? नेक्स्ट
The provision of this संहिता shall not apply to the advocate general for the state while performing the function of public prosecutor. This is the most important part. इसको याद रखना 12th सब क्लॉज को, कि जो एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट होंगे, ठीक है, जो एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट होंगे उनके ऊपर इस पूरे चैप्टर्स में लिखी गई कोई भी बात लागू नहीं होगी। इस सेक्शन में लिखी गई कोई भी बात लागू नहीं होगी। इसका मतलब ना तो वो डायरेक्टोरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन के अंदर आएंगे, ना ही वो जो है आपके डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन के अंदर आएंगे, ना असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन के अंदर आएंगे, और ना ही वो आपके डिप्टी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन के अंदर आएंगे। चाहे वो जो आपके स्टेट के एडवोकेट जनरल हैं वो किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही पीपी का काम करने क्यों ना गए, हाई कोर्ट में कर रहे हैं तो नहीं आएंगे। अगर वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एज अ पीपी बनके किसी केस में अपीयर होते हैं तब भी वो इनके सब ऑर्डिनेशन में नहीं माने जाएंगे। तो ये डायरेक्टोरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन सेक्शन का एकमात्र एक्सेप्शन। क्लियर है इतनी बात सभी को? क्लियर हुई? तो दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन नंबर 20। अब हमने पूरा कवर कर लिया आपका, कहां तक हमने बेटा कवर कर लिया आपका सेक्शन नंबर 18 दैट इज पीपी, सेक्शन नंबर 19 दैट इज एपीपी, और फिर सेक्शन नंबर 20 डायरेक्टोरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन। ठीक है, ये तीनों हमारे हो गए डिटेल में। वैसे ये टॉपिक कल ही खत्म हो जाता, लेकिन कल थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो गया था। सेक्शन 18 का लास्ट क्लॉज में कराया था, तभी डिस्कनेक्टिविटी आ गई थी, कुछ ग्लिच आ गया था। तो 19-20 आज हमने कवर कर लिए। अब नेक्स्ट क्लास में हम बीएनएसएस के इस चैप्टर नंबर 3 को स्टार्ट करेंगे, और पावर ऑफ कोर्ट्स मैं आपको पूरा चैप्टर एक ही क्लास में करवा दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास मंडे को होगी, तो मैं मंडे को आपको क्या करूंगा, ठीक है, आपको 21 से लेकर पूरा 29 तक ये चैप्टर जाता है, 9 सेक्शंस को एक डायग्राम से समझा दूंगा, और फिर हम बेयर एक्ट की रीडिंग कर लेंगे। क्लियर है इतनी बात सभी को? चलिए, तो आज क्लास थोड़ी छोटी रहेगी। वैसे मैं 1 घंटे की क्लास अमूमन तौर पर डेली 5 से 6 लेता हूं, लेकिन आज हम लगभग 35 से 40 मिनट पे ही वाइंड अप करेंगे, क्योंकि मंडे से एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आज अभी थोड़ा सा पढ़ा दूं, आधा बाद में पढ़ाऊं, तो उसमें हमारा टॉपिक कंप्लीट नहीं होगा। हमें ये क्लास 2 बार में इसलिए करनी पड़ी क्योंकि थोड़ा सा जो है हमारा क्या था, थोड़ा सा कल डिस्टर्बेंस हो गया था, वरना आज हम क्या कर रहे होते, पावर ऑफ कोर्ट्स के टॉपिक को कवर कर रहे होते। क्लियर है? चलिए, क्लास पसंद आई हो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मुलाकात होगी